हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे लास्ट डे के रिवीजन सेक्शन से। तो कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसको 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी को गुयाना और बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अब तक पीएम मोदी को विदेशों में 19 सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा अभी भारत ने चीन को हरा करके 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जिसका आयोजन बिहार में किया गया था। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा। टॉप 3 पर कोई नहीं था। डेनमार्क से इसकी शुरुआत हुई जो 4थे स्थान पर था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बैरन बोइम को और अली अबू अवाद को दिया गया। इसके अलावा इक्वाडोर में वनाग्नि और जल की कमी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट वीरगाथा का 4था संस्करण शुरू हुआ है और अभी छत्तीसगढ़ के धुड़मारस नामक गांव को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है। इसके अलावा दिसंबर 2026 तक घोषणा हुई है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी बनकर के तैयार हो जाएगी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब हम लोग डिटेल करंट अफेयर आज की देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी क्विज चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहीं पर आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री क्विज सेक्शन में इसकी क्विज मिल जाएगी और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे पेड कंटेंट से भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी ई बुक्स और हमारे वीडियो कोर्सेज से भी आप रूबरू हो सकते हो। जाकर के डेमो देख लीजिएगा, सभी में डेमो अवेलेबल है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो सस्टेनेबल बिजनेस की इंडेक्स आई है और इसमें भारत 23वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे टॉप 10 मोस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमीज इन 2024। इंडिया की जो पोजीशन है वो है 23वीं ग्लोबली। ओके, अब इसको देखिए, इंडिया तो 23वें पर है, लेकिन टॉप पर न्यूजीलैंड बना हुआ है। ये पिछली बार भी था और इस बार भी है। लगातार 3 बार से ये टॉप पर बना है। दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कहां पर बिजनेस जो है वो सतत तौर से वो बढ़ता जा रहा है, वहां पर अनुकूल स्थिति है। तो हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी मिलकर के ये रिपोर्ट जारी करती है। आईएमडी आप देखते होंगे कई रिपोर्ट जारी करती है, उसमें से एक ये भी है। इसमें देखा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पर कैसे है, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एनवायरनमेंट को लेकर के कहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इन सब पैमानों पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। टॉप 10 इकोनॉमीज की अगर बात करें तो टॉप 10 आपकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसमें अमेरिका भी आपको दिख रहा है 10वें स्थान पर, ताइवान 9वें स्थान पर, कनाडा, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर। मैक्सिमम इसमें आपको एशियन कंट्रीज दिख जाएंगी। जैसे आप जापान देख लो, साउथ कोरिया देख लो, हांगकांग देख लो, इसके अलावा ताइवान देख लो, है ना। इसमें आपको ये 4 कंट्रीज एशिया की दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल कुछ और सूचकांक के रिविजन करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया था जिसमें 10वें स्थान पर भारत है। एआई तैयारी सूचकांक आया था जिसमें 72वें पर भारत है। विश्व न्याय परियोजना कानून लागू करने का सूचकांक आया था 19वें पर भारत है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176वें पर है और विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में 84वें स्थान पर हम लोग हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें 105वें पर है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 29वें पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस पर हम लोग 39वें पर है। एशिया पावर इंडेक्स में इस बार पहली बार हम लोग तीसरे पर पहुंच गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की? तो देखो, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये अभी नेपाल की यात्रा पर थे और नेपाल में इनको जनरल की मानद रैंक दी गई है। नेपाल में ना प्रथा है ऐसी, नेपाल और भारत की प्रथा है ऐसी कि वहाँ के जो मुख्य जो सेना प्रमुख होते हैं उनको भारत में सम्मानित किया जाता है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल का उपाधि दिया जाता है और भारत के जो सेना प्रमुख होते हैं उनको नेपाल में ऐसी रैंक दी जाती है। ये प्रथा चली आ रही है कई सालों से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बने हुए हैं पहले सेना प्रमुख भारत के जिनको ये मिला है, ऐसा होता ही है। भारत के जो भी सेना प्रमुख रहे हैं लगभग सबको मिला ही है। ऐसे ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख है, ये भी नेपाल यात्रा पर थे और
जैसा कि यूजुअली चला आता आ रहा है प्रथा, इनको भी वहां पर नेपाल के सेना प्रमुख की उपाधि मिली, मतलब वो समकक्ष रैंक मिली। नेपाल के सेना प्रमुख कौन है? अशोक राज सिगडेल, तो उन्होंने इनको ये प्रदान किया है। भारत और नेपाल के बीच में वैसे सूर्य किरण नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू राजधानी है, रामचंद्र पौडेल इसके राष्ट्रपति हैं, मुद्रा है नेपाली रुपया। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अभी एक प्रधानमंत्री बने थे चौथी बार, नाम क्या है उनका? नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य देश बन गया? तो साथियों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी 103वां सदस्य नेपाल बना था पिछली बार, इस बार 104वां सदस्य जुड़ गया है। तो 104वां सदस्य है कौन? वो है अर्मेनिया। अर्मेनिया आप जानते हो भारत से इसके रिलेशन अच्छे हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान में लगातार युद्ध चलता रहता है। इसमें इंडिया की तरफ, या कहें इंडिया जिसकी तरफ है, वो है अर्मेनिया। तरफदारी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खुल की तरफदारी करते हैं, अजरबैजान का विरोध करते हैं, लेकिन हाँ, अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अर्मेनिया को जाते हैं। अर्मेनिया को हम लोग अच्छा सेल करते हैं, अर्मेनिया अच्छा अपना पार्टनर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें टॉप 3 जो इम्पोर्टर थे, जो भारत से खरीदते थे हथियार वगैरह, वेपन से सामग्रियां, उनमें अमेरिका, फ्रांस और तीसरे पर अर्मेनिया था, है ना। एक और रिपोर्ट उससे भी पहले आई थी जिसमें ये बताया गया था जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम वगैरह, ये अर्मेनिया भारत से खरीदता है। तो इस मामले में ये अर्मेनिया ऊपर है। तो फिलहाल अर्मेनिया जो है, अभी इससे रिलेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये भारत की अध्यक्षता में है। इंडिया जो है, इंडिया और फ्रांस इसकी अध्यक्षता में ये बनाया हुआ है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भारत की ही पहल पर और भी देश जोड़े जा रहे हैं लगातार। इसी कड़ी में अब अर्मेनिया को जोड़ लिया गया है। अर्मेनिया बन गया है 104वां सदस्य, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर अर्मेनिया अजरबैजान में जब कंफ्यूजन लगेगा तो आप अर्मेनिया की तरफ जाइएगा, ठीक है। तो 15 नवंबर 2024 को इसे 104वां सदस्य शामिल किया गया है। 103वां नेपाल शामिल हुआ था। डॉक्टर अजय माथुर जी इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और 2015 में COP21 शिखर सम्मेलन चल रहा था पेरिस में, ठीक है। वही वाला कॉप जो अभी हो रहा है COP29 बाकू अजरबैजान में, ठीक है। इस बार देखो, अजरबैजान में बाकू में COP29 चल रहा है और उसी के बगल अर्मेनिया को ISA में शामिल किया गया है। खैर, 2015 में COP21 जब चल रहा था पेरिस में, तो उसी समय इसको स्थापित करने की बातचीत चली हुई थी। वर्ल्ड मैप में आपको शो कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वर्ल्ड मैप में जैसे आप देखो, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वगैरह को छोड़ते आओ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की। इसके बीच में एक छोटा सा देश आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये है अर्मेनिया, ठीक है ना। ये छोटा सा देश है। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बाद बीच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ओके, तो इसी अर्मेनिया को शामिल किया गया है 104वें सदस्य के रूप में। और बाकू अजरबैजान में हो रहा है COP29, ठीक है ना। 22 तारीख तक चला, यानी कि अब कल समाप्त हो गया। अगला, अप्रैल 2025 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो अप्रैल 2025 में जो अगला संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो बिहार में आयोजित किया जाएगा। और अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या की गई है, जैसे ओलंपिक्स होते हैं और ओलंपिक की जस्ट बाद उसी वेन्यू पर पैरालंपिक्स होते हैं कुछ दिनों के बाद। जैसे कॉमनवेल्थ होता है तो कुछ दिन बाद कॉमनवेल्थ पैरा गेम हो जाता है। एशियन गेम्स होता है तो एशियन पैरा गेम हो जाता है कुछ दिन बाद उसी वेन्यू पर। ऐसे ही अब इसका भी कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी चीज की गई है, क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से ही खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण शुरू किया गया था। अब उसके बाद फिर पैरा गेम्स शुरू किया गया। पैरा गेम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इस बार के ओलंपिक में। तो इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स अब से एक ही जगह पर होंगे। और कब कब होंगे? जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम किया गया, कुछ दिनों के बाद वहीं पर पैरा गेम्स भी किए जाएंगे। तो फिलहाल खेलो इंडिया यूथ गेम का अगला संस्करण बिहार में होने जा रहा है और उसके कुछ दिन के बाद वहीं पर पैरा गेम्स भी करे जाएंगे। जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम होगा वहीं पर होगा खेलो इंडिया का पैरा गेम्स भी, ठीक है जी। तो पहली बार बिहार में आयोजन हो रहा है। आप जानते हो अब तक बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कोई भी संस्करण नहीं हुआ है और ये 2025 अप्रैल में शुरू होगा। अच्छा, पिछला बार वाला कहां पर किया गया था? तो तमिलनाडु में पिछली बार वाला आयोजन किया गया था। पिछली बार वाला 6ठा संस्करण था। इस बार वाला जो होगा ये 7वां संस्करण होने वाला है, ठीक है ना। शुरुआत कब से हुई? 2018 से हुई थी। नई दिल्ली में पहली बार वाला किया गया था आयोजन। तो नई दिल्ली हो चुका है, इसके अलावा महाराष्ट्र हो चुका है, फिर असम हुआ, फिर हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और अब तमिलनाडु हो गया है। अब 7वीं बार होगा बिहार में।
बिहार अगर जानना चाहो तो बिहार आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंडिया के मैप में। पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम हैं। इसके अलावा गोगाबिल झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, जगतपुर झील है यहाँ पर। वाल्मीकि नेशनल पार्क फेमस है, भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है। 38 जिले हैं यहाँ पर, 243 विधानसभा में, 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा में सीटें हैं। क्लियर है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जी यहाँ के गवर्नर। अगला 2024 में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा मंत्रियों की बैठक है तो उसमें रक्षा मंत्री जाएंगे प्रतिनिधित्व करने। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक में शामिल हुए। अब आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है तो इसमें भारत क्यों शामिल हो रहा है? क्या भारत का तो आसियान का सदस्य है? नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि किस किस संगठन में भारत सदस्य नहीं है, उनमें से आसियान भी मैंने आपको बताया था। तो जब आसियान का सदस्य नहीं है भारत, तो भारत को क्यों बुलाया गया है? तो भारत को देखो आसियान प्लस मीटिंग में बुलाया गया है। तो प्लस में का मतलब यही हुआ कि जो एक्स्ट्रा मेंबर हैं इसके, जो इसका सदस्य नहीं है वो, तो आसियान के तो रहेंगे, साथ ही साथ और देश में खास तौर से तवज्जो दी जाती है भारत को ही। आप देखते हो भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी होता है, क्योंकि इस रीजन में अगर आप देखो ना तो जो सबसे ताकतवर के रूप में भी है और सबसे मतलब कि एक प्रकार से सहानुभूति वाला, फ्लेक्सिबल वाला, किसी पर अत्याचार ना करने वाला जो देश है, ताकतवर भी हो और एक अच्छे तरीके से जो किसी पर धौंस न जमाता हो, ऐसा देश भारत ही है। चाइना तो ताकतवर है इस रीजन में, लेकिन चाइना धौंस जमाता है। चाइना की बहुत सारे देशों से दुश्मनी भी चलती है। ऐसे ही आप इसमें भी आसियान में भी बहुत सारे मेंबर्स को देखोगे आप, वियतनाम वगैरह पर, तो उस पर वो धौंस जमाता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है। इसलिए भारत को वो लोग बुलाते हैं, चाइना को नहीं बुलाते हैं। अच्छा, आसियान तो समझ रहे हो ना आप लोग? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, इनका एक संगठन है आसियान। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। सदस्य देश 10 हैं अभी के टाइम पर। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रियों की फोरम की प्लस बैठक अभी आयोजित हुई 21 नवंबर को। आसियान का अभी 45वां और 46वां संस्करण हुआ था और ये भी हुआ था वियंतियाने में। वियंतियाने में ये सारी समिट हो रही, क्योंकि इस बार जब इसकी अध्यक्षता कर रहा है ये। वियंतियाने कहाँ पर है? लाओस की राजधानी है, जिसे हम लोग लाओस कहते हैं, अंग्रेजी में उसे अब लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, पूरा नाम उसका वो है। तो कभी इमेज वगैरह में देखो और वहां पर नीचे लाओ केवल लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, लाओ का मतलब लाओस ही समझना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया? तो विजन पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये अभी उत्सव फाउंडेशन की मदद से लॉन्च किए विजन पोर्टल। ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। छात्र नवाचार यानी कि स्टूडेंट इनोवेशन और आउटरीच नेटवर्क के लिए भारत विकसित भारत की लेकर के इसे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और अस्थायी आजीविका के माध्यम से देश के वंचित वर्ग के युवाओं का उत्थान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। ओके, गुरुग्राम हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया है। अगला कुछ और ऐप और पोर्टल को रिवाइज कर लो। जैसे अभी विजियो नेक्स्ट पोर्टल आया था, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया था। सी बॉक्स पोर्टल आया था, अन्नपूर्णा देवी जी ने लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूएलआई ऐप आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। प्रॉम्प्ट पोर्टल मनोहर लाल खट्टर जी ने, और हाथी ऐप असम में लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा। ई साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप ये चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, जो नए आए हुए हैं क्रिमिनल लॉज को लेकर के। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश में, और निर्मल पोर्टल जो है जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया था। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया जाएगा? तो ये शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की बात है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पीएम मोदी लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है भारत की। तो पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। ठीक है, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और वहीं पर इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत में आम सभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, वर्ष 2022 और 2023 के लिए कुल कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2022 और 23 का एक साथ दिया गया है। टोटल 82 को 82 प्रतिभूतियों को
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछली बार भी कई वर्षों के लिए एक साथ दिया गया था, इस बार 2 वर्षों के लिए एक साथ दिया गया है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल 2023 में 2019, 20 और 21 के लिए एक साथ 102 कलाकारों को दिया गया था। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन कवर किया था। और इस बार 2022 तो 23 के लिए दिया गया है। फिर भी अभी 2024 वाला 2024 में छूटा है, तो हो सकता है 2025 में 2024 और 25 एक साथ दे दिया जाए। एक्चुअली में कई वर्षों से ये दिया नहीं जा रहा था, तो अभी फिर से दिया जाना शुरू हुआ है। तो इसको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिया है। इसमें संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, आदिवासी कला और कठपुतली कला, इसमें जो युवा टैलेंट है उसको बढ़ावा दिया जाता है, उनको मान्यता दी जाती है। 25,000 रुपए का पुरस्कार राशि होता है, एक सर्टिफिकेट, एक अंग वस्त्र दिया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला, विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दोस्तों इस बार दिया गया केरल को। तो अभी 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया था, मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। तो उसी दिन केरल को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में। कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का अवार्ड दिया गया तेलंगाना को, सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य के रूप में चुना गया है उत्तराखंड को, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर को चुना गया है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखना। और अगर इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स की कुछ बात करें तो भारत आज के टाइम पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि राष्ट्र भी है। इसके अलावा झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक है। झींगा मछली भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। केरल के बारे में बात करें तो केरल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दक्षिण में एक राज्य है केरल। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ पर सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये प्रमुख नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ थर्रा है यहाँ पर, थामा सर्वेलेसरी है। इसके अलावा यहीं पर है पाल घाट, ठीक है ना। भोर घाट और थाल घाट ये है आपका महाराष्ट्र में, और पाल घाट है केरल में। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का नया चुनाव आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो बांग्लादेश में नए चुनाव आयोग का गठन अब किया गया है और इसके नए अध्यक्ष होंगे AMM नासिरुद्दीन। AMM नासिरुद्दीन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये बांग्लादेश में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये पद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव अब कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है और वहां पर आप देख रहे हो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री को भगा दिया गया है और अभी तो मतलब एक प्रकार से सुपरविजन में चल रही है सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट टाइप की चल रही है मोहम्मद यूनुस के देखरेख में। लेकिन अब वहां पर सरकार का गठन किया जाना है, तो इसके लिए ये इन्हें चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो 5 सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। इनको अध्यक्षता दी गई है। 4 और सदस्य हैं, जिसमें मोहम्मद अनावरुल इस्लाम सरकार, अब्दुल रहन नाल मसूद, बेगम तहसीदा अहमद, अबुल फजल मोहम्मद, ये सब 4 सदस्य हैं। टोटल 5 सदस्यों का ये बना हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि वहां पर ये लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं कि नहीं कराते हैं, क्या होता है, शेख हसीना वापस आएंगी या फिर दूसरी कोई गवर्नमेंट बनेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा ही। फिलहाल ये तो थी आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। कल मैंने आपसे पूछा था एपेक में ई का क्या मतलब है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक होता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की नेताओं की बैठक की मेजबानी 2025 में कौन करेगा? तो दक्षिण कोरिया करेगा। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। दूसरा, गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का क्या नाम है जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।